प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के लिए सेकंड क्वेश्चन पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज्य व्यवस्था में, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लगातार इस प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण अध्यायों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम भारत की पार्लियामेंट में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा तथा लोकसभा होंगे। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की ही तरह राज्य के औपचारिक प्रधान को संसद का अंग माना गया है। यहाँ हम लोकसभा के बारे में लेसन के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान कर चुके थे। इसी क्रम में राज्यसभा के बारे में आपको जानकारी देंगे। राज्यसभा की रचना कैसे होती है, राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य क्या है, तथा राज्यसभा का वर्तमान समय में औचित्य क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राज्यसभा की रचना के बारे में ये कहा जाता है कि राज्यसभा संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। शेष सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका चुनाव एकल सकर्मणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है। हमारे संविधान में इकाइयों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है और अमेरिका में समान भारत में संघ की छोटी बड़ी सभी इकाइयों को द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में संविधान यह व्यवस्था करता है कि एक राज्य की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों के लिए एक और उसके बाद 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। राजस्थान राज्य से राज्यसभा के लिए 10 प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं। अब हम राज्यसभा के सदस्य की योग्यताएं और कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यसभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, विकृत मस्तिष्क का न हो, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाए। राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। इसे स्थायी सदन इसलिए माना गया है कि इसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते और पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यद्यपि 6 वर्ष है, परंतु इनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद निवृत्त हो जाएंगे और नवीन 1/3 सदस्य पद ग्रहण करेंगे। पदाधिकारी संविधान के अनुच्छेद 89 फर्स्ट के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। राज्यसभा का उपसभापति जब सभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाता है। वह स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है
अथवा सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटाया भी जा सकता है। यदि सभापति अनुपस्थित रहता है अथवा ऐसे समय में जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, राज्यसभा का उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है तथा यदि कभी उपसभापति का स्थान भी रिक्त हो तब राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। राज्यसभा की गणपूर्ति अपनी सदस्य संख्या की 1/10 भाग है। अब हम राज्यसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई है। राज्यसभा के कार्य और शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षक में किया जा सकता है। सर्वप्रथम विधायी शक्तियाँ। लोकसभा के साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ दी गई है। अवित्तीय विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में स्थिति यह है कि सामान्यतया सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 महीने की अवधि के अंदर दूसरे सदन के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है और संयुक्त बैठक में विधेयक का भाग्य बहुमत के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है वह है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में संशोधन प्रस्ताव गिर जाता है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक 3 बार संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद की स्थिति पैदा हुई। सर्वप्रथम 1970 में राजाओं के पीढ़ी पर समाप्त करने से संबंधित संविधान संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा में पारित होकर जब राज्यसभा में गया तब राज्यसभा के द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया था। दूसरा 1978 में जब लोकसभा द्वारा 45वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित कर राज्यसभा में भेजा गया तो राज्यसभा के द्वारा इस संशोधन विधेयक को 5 संशोधनों सहित पारित किया गया। ऐसी स्थिति में लोकसभा और शासन के सम्मुख 2 मार्ग थे। समस्त संशोधन विधेयक को छोड़ दिया जाए या उसे उस रूप में स्वीकार कर लिया जाए जिस रूप में उसे राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया था। लोकसभा के द्वारा दूसरे मार्ग को अपनाया गया। तीसरा 1989 में भी लोकसभा द्वारा पारित 64वें और 65वें संवैधानिक संशोधन विधेयक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित विधेयक को राज्यसभा में 2/3 बहुमत से समर्थन नहीं मिला तथा इस प्रकार ये संविधान संशोधन विधेयक संसद से अस्वीकृत हो गए थे। इस प्रकार विभिन्न अवसर 1970, 1978 और 1989 में राज्यसभा के द्वारा संविधान संशोधन के संबंध में अपनी शक्ति का परिचय दिया गया था। अब तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। यद्यपि संविधान के द्वारा ही इस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही पारित किए जाएंगे, प्रस्तावित किए जाएंगे। लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे
जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह उन प्रस्तावों को माने या नहीं माने। इस दृष्टि से भारत की राज्यसभा की स्थिति ब्रिटेन की लॉर्ड्सभा से भी निर्बल है, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स या लॉर्ड्सभा के द्वारा वित्त विधेयक पर 1 माह तक विचार किया जा सकता है। चौथी शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण भारत में मंत्रिपरिषद लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न तो पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अतः कार्यकारिणी पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। अब हम विविध शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। उपर्युक्त शक्तियों के अलावा राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है, जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर कर सकती है। ये शक्तियां और कार्य इस प्रकार है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा से ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। इसके अलावा अन्य शक्तियाँ जो राज्यसभा के पास है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है, उसके बारे में हम यहाँ विशेष तौर से चर्चा करेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न राज्यसभा की अन्य शक्तियों के बारे में पूछा जाता है। राज्यसभा की अन्य शक्तियों में 2 अन्य अधिकार भी प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है और जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार की शक्तियों का संबंध देश के संघीय ढांचे से है और राज्यसभा को राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते इस प्रकार की 2 शक्तियां प्राप्त है। प्रथम, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा भी सकती है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं कर दे, तब तक संसद या भारत सरकार किन्हीं नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती है। राज्यसभा की शक्तियों के इस अध्ययन से यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन वरन द्वितीय महत्व का सदन ही है। शक्तियों की दृष्टि से इसकी स्थिति ब्रिटिश लॉर्ड्सभा और अमेरिकी सीनेट के बीच में कही गई है। वास्तव में संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यसभा को प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी सदन की भूमिका ही प्रदान की गई थी, प्रतिद्वंदी सदन की नहीं। लोकसभा की तुलना में निर्बल होते हुए भी उसकी स्थिति और उसकी शक्तियों का महत्व है। पायली के शब्दों में राज्यसभा एक निरर्थक सदन या व्यवस्थापन पर केवल रोक लगाने वाला सदन ही नहीं है। वास्तव में राज्यसभा शासन तंत्र का एक आवश्यक अंग है, केवल दिखावे मात्र का दूसरा सदन नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।